नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और उसके बाद दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और फिर उनके रक्षा ठिकानों को तबाह होते देखा अपनी आंखों से। अब पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क भूटान से लाल किला धमाके के साजिशकर्ताओं के लिए जिस तरह की चेतावनी जारी की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्राउट टू जस्टिस। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर का सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ नोटम जारी किया गया है, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस और एयरफील्ड को रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसियों ने भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका जाहिर की है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट क्यों है, तो जान लीजिए कि लाल किले के पास हुए कार बम धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। धमाके का मास्टरमाइंड और आत्मघाती हमलावर माना जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद उमर और उसके 3 बाकी साथी, डॉक्टर सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदिल राथर और डॉक्टर शाहीन के तार किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ सक्रिय इसी आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहीन के पास जैश ए मोहम्मद की महिला विंग के महिला आतंकियों को भर्ती करने का जिम्मा था और यह जिम्मा उसे जैश की महिला विंग की चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया ने दिया था। अब सवाल यह है कि क्या बम धमाके में पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन ही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बारी आ चुकी है? रिपोर्ट देखिए। ये जो चीख, ये जो पुकार, ये जो धमाके की आवाज़, ये जो आग की लपटें और आपके लपटों के पीछे 12 मौतों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ बयां करती हैं। देश गुस्से में है और इसी गुस्से और सवाल के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल जनता के बीच जाकर पूछे हैं। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल पूछे हैं उनमें पहला सवाल आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली कार बम धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है क्या? 38% लोगों ने कहा पाकिस्तान की यह गहरी साजिश है। 5% लोगों ने कहा पाकिस्तान का आतंक प्रेम बेनकाब हुआ है। 41% लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की यह बौखलाहट है और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या पाक हुकूमत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सताने लगा है? 72% लोगों ने हां कहा है। 26% लोगों ने ना कहा है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर गौरी शंकर, पूर्व राजनयिक, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैप्टन योगेंद्र यादव, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद होंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बख्शी साहब के पास चलूंगा और जानूंगा कि बख्शी साहब, ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, इस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है। इस 12 लोगों की मौत के बाद कई डॉक्टर्स पकड़े गए हैं और फरीदाबाद में करीब 2900 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ है। इस सब को जोड़कर आप कैसे देखते हैं?
थैंक यू वेरी मच। इस विषय में हमने बहुत चर्चाएं की हैं आपके ही चैनल के ऊपर, और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई नई बात थोड़ी हुई है। ये विस्फोट जब आईने मार्केट, लजपत नगर, पहाड़गंज और जगहों पे 8-8 फीट गहरे गड्ढे देखे हैं, ये कौन सी नई बात हुई है? वो आतंकवादी जो पहले थे उनके स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, उनके इन्फॉर्मर्स बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे वहीं के वहीं हैं। ये कोई नहीं कहीं गया। जो सबसे बड़ा अगर रेडिकल इस्लाम में आतंकवाद के स्लीपर सेल्स हैं वो हिंदुस्तान में हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आपको एक्चुअली पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इतना अंजाम दे सकते हैं। अगर इनमें और संगठन आ जाए तो ये इस काम को अंजाम दे सकते हैं, पर इनको बाहर से मोटिवेशन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, आर्म्स, ट्रेनिंग, एम्युनिशन, सब कुछ आ रहा है, तो ये बड़े खुश हैं और पनप रहे हैं। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट हिंदुस्तान में बड़ा मौजूद है, जो इनको फुसला रहा है, ट्रेन कर रहा है। और आपने 26/11 देखा, आपने पार्लियामेंट देखा, आपने इतने सारे धमाके देखे, आपने एक और देख लिया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, नई चीज कहां हुई है। हमारे को प्रॉब्लम आई है कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई? ये इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए हुई कि हमारे पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नो डाउट, पर अगर एक ही किचन में 5-6 खानसामे रख दो तो आपका खाना नहीं बनता। और यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। कोई किसी का कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, सब अपने अपने एरिया में हैं और कहते हैं हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम तो उनको इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, बल्कि हमारे को तो इंटरनल सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए टोटली, जो डायरेक्ट होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे। ये होना चाहिए, तब बात बनती है। नहीं तो आप देख लीजिए, ये धमाके फिर भी होते रहेंगे। और हम क्या करते हैं, समय लगाते, नहीं ये जैश-ए मोहम्मद हो सकता है, ये वो हो सकता। अरे कोई भी हो सकता है। 120 पार्ट वहां पे आतंकवादी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, कोई भी हो सकता है। तुम्हारी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, हमारी एसओपी क्या होनी चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या करना है। चाहे कोई हो, चाहे टर्की से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो है वही इस्लाम, रेडिकल इस्लाम का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और अपने नॉर्मल इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। इनको हमको किसी तरीके से इनकी एक्टिविटी को टोटल खत्म करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर का रिक्वायरमेंट है। ये भी मैं आपको बता दूं कि टेररिज्म खत्म तब होगा जब ये स्लीपर सेल्स खत्म होंगे, तब आप पीओके को भी बड़ी आसानी से लेंगे। ये बड़ी बात कही है कि जब स्लीपर सेल खत्म होंगे तब जाके आपकी जो समस्या है उसका निदान आपको दिखाई देगा। एम्बेसडर गौरी शंकर साहब मौजूद हैं। गौरी शंकर जी, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर हुआ, तब भी इसी चैनल पर इसी तरह के डिस्कशन में प्रफुल्ल बख्शी साहब बैठे थे और उन्होंने, बख्शी साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जल्दबाजी हो गई और ये गलती हो गई और इस गलती का अंजाम आपको फिर भुगतना पड़ेगा। क्या गौरी शंकर जी आप भी मान रहे हैं? पहलगांव में हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यह सोचकर सीज फायर हो गया कि शायद अब पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं निकला, एक और बड़ी आतंकी घटना, 12 लोगों की मौत। मनोज जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। देखिए, ये सच्चाई है कि आप कुत्ते की पूंछ को 1 महीने बांध के रख दीजिए, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस उसी रूप में आ जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो एक आतंकी राष्ट्र बन चुका है और 1990 के बाद तो पूर्ण रूप से आतंकी राष्ट्र बन चुका है। वहां पे जब सोवियत यूनियन के टाइम पे अमेरिकन्स ने जिहादी पैदा किए, सऊदी अरेबिया ने वहां पे फंडिंग की और कई इस्लामिक देशों ने उनको सपोर्ट किया, उस समय से लेके अभी तक पाकिस्तान में जिहाद का पूर्ण दबदबा है। वहां पे कई तरह के संगठन आ गए हैं,
चाहे उनको आप लश्कर तोयबा कहें या जैसे मोहम्मद कहें या कोई और नाम दें, लेकिन वहाँ पर आतंकवाद को लेकर के मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो सपोर्ट कर रही है, पर्टिकुलरली ऐसा आतंकवाद जो भारत के खिलाफ है। तो ये एक साधारण सिचुएशन नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां देश की एक जनता का हिस्सा जो आतंकवादी संगठन है, वहां की आर्मी जो उनको सपोर्ट कर रही है, और वहां की सरकार जो उनको फंडिंग और ट्रेनिंग दे रही है, वो सब मिलके एक साथ इकट्ठे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपन ने देखा था, जब उनके जनाजे स्टेट ओनर के साथ निकले जा रहे थे। तो ये एक स्टेट टेररिज्म है, इसको मैं मानता हूँ। जहाँ तक ये जो घटना हुई है दिल्ली में 2 दिन पहले, इस घटना का जो है इतनी आसानी से पूरा का पूरा फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये बड़ा साफ है कि ये घटना कई महीनों से तैयारी चल रही थी इस घटना की। जी। क्योंकि इस घटना को करने के लिए आपको इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा करना था, आपको सेल्स बनाने थे, और पर्टिकुलरली जो डॉक्टर्स बड़े ट्रेंड, जिनको हमारे समाज में ईश्वर के रूप में देखा जाता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जिनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये आतंकी हो सकते हैं, ऐसे लोगों का पूरा सेल इकट्ठा करना 4 अलग अलग जगहों पे, जिसमें पुलवामा है, फरीदाबाद है, अहमदाबाद है और लखनऊ है। 4 अलग अलग जगहों पे इन एक्टिविटीज को अंजाम देना और इस तरह का बड़ा मटेरियल इकट्ठा करना, व्हीकल को खरीद के अरेंज करना, हो सकता है उन्होंने और भी कई व्हीकल्स खरीदे होंगे। तो मेरे को लगता है कि ये पुलवामा के इमीडिएटली बाद इन्होंने ये तैयारियां शुरू कर दी थी, जी। और उन डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्पिरेशन इनको पाकिस्तान से मिल रही है। हो सकता है वहां से फंडिंग भी मिल रही हो, और ट्रेनिंग मटेरियल आजकल इंटरनेट पे भी काफी मिल जाता है। लेकिन ये जो इस्लामिक संगठन है, ये आपस में सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेनिंग मटेरियल सप्लाई करते रहते हैं। तो इन सब का साथ लेकर के इन लोगों ने ये इंजाम किया है, और इसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले तो जिहादी टेंडेंसीज को खत्म करने के लिए मेरा विचार ये है कि जितने भी मदरसाज हैं देश में, उन सब के अंदर जो देश का नॉर्मल एजुकेशन कैरिकुलम है वो लगाना चाहिए। जी। मदरसा एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये छोटे छोटे बच्चों को जिहादी प्रवृत्ति की शिक्षा देते रहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, इनके वीडियो भी कई बार इंटरनेट पे आते रहते हैं जिस तरह की ये शिक्षा देते हैं। दूसरा जो है, पाकिस्तान की अगेंस्ट में हमें बहुत टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर में हमको 2-3 दिन और एक्शन लेना चाहिए था, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला करके उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आर्मी का, उसको खत्म करना चाहिए था। मैंने उस समय भी इस कुछ टीवी डिबेट्स में ये कहा था कि ये हमने जल्दी युद्ध विराम कर दिया, मुझे लगता इसको है कम कि से कम योगेंद्र 1 साहब, या 2 जैसे दिन आपने लेना कहा वैसे करीब करीब सभी लोगों ने इस बात का जिक्र कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और ये बहुत जल्दी हो गया। कैप्टन योगेंद्र यादव, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे जी। साथ मौजूद है। मैं उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। कैप्टन यादव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आधिकारिक तौर पर भूटान की यात्रा में है, और भूटान की यात्रा में वहीं से बयान आया है। उनका बयान आया है कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्राउट टू जस्टिस। ठीक इसी तरह का एक बयान उस समय भी आया था जब पहलगांव में हमला हुआ था, और उसके बाद भारत ने फिर तमाम पाकिस्तान की सरजमी पर जो आतंकी संगठन है उसको मिटाने का काम किया था। क्या इस घटना के बाद भी, क्योंकि आपने एक सेट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर आतंकी हमला होगा वहां की जमीन से, वहां के लोग अगर हिंदुस्तान में आतंकी हमला करेंगे उससे जुड़े हुए, तो फिर हम इसका जवाब ऐसे देंगे।
आपने एक सेट फॉर्मेट कर दिया है, तो क्या अब भारत फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है? बिल्कुल जो है दोबारा से वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और अब की बार थोड़ा सा इस तरह से किया जाए, मेरा गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री जी से ये है कि जिस तरह से अभी ये 3 महीने मुश्किल से अभी निकले हैं और इन्होंने दोबारा से लाल किले के ऊपर इतना बड़ा धमाका कर दिया, तो एक ऐसा जो इनकी जो आका है उन आकाओं को मिटाना होगा, तब जाकर के कुछ कहीं शांति स्थापित हो सकती है। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे देश की खुफिया तंत्र है, जो एजेंसीज हैं, उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है, उनको भी अलर्ट करने की आवश्यकता है। ये सोचने और विचारने वाला जो है सवाल है कि इतना बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव हमारे यहाँ पर पहुंच रहा है, कहां से आ रहा है? क्या हम चेकिंग नहीं कर रहे? क्या हमारे जो है चेकिंग सिस्टम में जो है लोग मिले हुए हैं? इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? जब तक हम अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत नहीं बनाएंगे और अपने देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत नहीं करेंगे, लोग आज पैसों के लालच में बिकते चले जा रहे हैं। उनको राष्ट्र से मतलब नहीं हो रहा, उनको पैसे से। अभी इन्होंने डॉक्टरी में इतना पैसा खर्च किया है, किस लिए किया? मानवता की भलाई के लिए, मानवता को एक नया जीवन देने के लिए। लेकिन इनको कहीं ना कहीं वो पैसे का लालच जगा, इनको कहीं ना कहीं इनके ही आकाओं से मोटिवेशन मिला कि हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान के इतने लोगों को मार गिराया है, इतनी सैन्य ठिकानों को जो इन्होंने तबाह कर दिया। ये बौखलाए थे, लेकिन इन्होंने कुछ और तरीके से इनको मोटिवेट किया और इन्हें मोटिवेशन से इन्होंने जो है अपने स्तर के ऊपर, जहां कोई सोच नहीं सकता कि डॉक्टर भी इस तरह की इन संगठनों के साथ में जुड़ करके काम कर सकता, राष्ट्रद्रोही काम कर सकता, तो ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर, कोई भी, एवरीवन जो भी इस मामले में संदिग्ध होते हैं, जुड़ते हैं, उनके ऊपर पहले तो देशद्रोह का लगा करके उनको कभी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो अगर साबित हो रहा है निष्पक्षता के साथ में, तो सीधा उनको ना शूट किया जाए। अगर जो है लगातार ऐसे शूटिंग होगी तो दूसरे लोगों के लिए एक जो है मिसाल बन जाए। आज हम पकड़ते हैं, उनको जेल में डाल दिया, उनकी बहुत अच्छे से तवज्जो करते हैं, देखभाल करते हैं, 20-20 साल तक वो लोग जेलों के अंदर मजे करते हैं, जेलों से भी नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। तो हमें उस नेटवर्क को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, काटना है उसको। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा तो यही निवेदन है भारत सरकार से कि अपने सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको चलाने की और ज्यादा सक्षमता हमारे इस खुफिया तंत्र के अंदर होना चाहिए। लोगों को भी जुड़ना चाहिए, लोगों को भी खुद अवेयर होना चाहिए। ये सेना या सेना के जैसे लोग यही आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे भाई। हम लोगों को भी सतर्क और जागरूक रहना है। हमारे इर्द गिर्द कोई भी अगर एक्टिविटी इस तरह की हो रही है, तो हम फौज के अंदर एक बहुत छोटा शब्द है, रोको टोको। अगर जब तक आप इस चीज के भाव को नहीं जानेंगे, तो आप स्वयं कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? स्वयं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो जागरूकता स्वयं के भी लाना होगा, सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है और हम बार बार उसको मौके पे मौके देते जा रहे। क्यों देते रहे? 48 से लेकर के आज 2025 हो गई है, उसने कौन सी कसर छोड़ी है? लेकिन हाँ, उसको ये तो पता है कि आमने सामने की लड़ाई में मैं नहीं जीत सकता हूं, तो उन्होंने ये इस तरह की जो है ना आतंकवादियों का सहारा लेकर के आतंकवादियों के पूरे अड्डे जमा ले, पूरा आतंकवादी देश बन गया है। तो उनका काम क्या है? मानव बम तैयार करना है, लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना और आकर के जो है हमारे देश को तबाह करने की कोशिश। लेकिन सुन लो, ये हिंदुस्तान है, इसको कोई तबाह नहीं कर सकता है। मेरे साथ बख्शी साहब मौजूद है। बख्शी साहब, तमाम सारी बातों के बीच आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जो मिसाइलें छोड़ी गई थी, उन्होंने तमाम आतंकी संगठन जो कि मस्जिदों के अंदर बनाए गए थे उनको तबाह किया। उसमें एक मिसाइल मसूद अजहर, उसका परिवार वहां पर था,
वहां जाकर गिरी। उस समय फूट फूट कर मसूद अजहर रोने लगा और उसने कहा कि मेरा परिवार मारा गया, अच्छा होता इस हमले में मैं भी मारा जाता। ठीक उसके बाद मसूद अजहर का एक ऑडियो आया और वो ऑडियो आते हुए ये कहा गया कि मुजाहिदों को दिए गए फंड का इस्तेमाल अब जिहाद के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान को मुजाहिदों के आशीर्वाद की उतनी ही जरूरत है जितने बड़े धार्मिक नेताओं को हमारे पास फिदाइन है। कोई भी ताकत, मिसाइल इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन्हें रोक नहीं सकती। 30,000 का कैडर है और जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 कैडर तैयार है। इसके बाद फिर सैफुल्लाह की भी धमकी आई। भरे मंच से सैफुल्लाह ने धमकी दी और धमकी में भी बताया कि हम इसका बदला बहुत जल्द लेंगे। और लाल किले पर भी जो धमाका हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, साफ तौर पर दिखाई दिया कि एक गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं और वो गाड़ी ब्लास्ट से उड़ गई। क्या ये भी फिदाइन थे? मनोज जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है जी। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जो भी बात हो रही है, जिस तरीके से भी पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है, हमको ये देखना है हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमारी रूल पोजीशन क्या है, हमारी लॉ पोजीशन क्या है, हमने अपना टाडा क्यों हटाया था, किसको खुश करने के लिए हटाया था, टेररिज्म के खिलाफ जो टाडा था, क्या रीजन था? कोई खास रीजन तो रहा होगा, किसके प्रेशर से हटाया? हमको वो सारे प्रावधान अब रीस्टडी करके लाने होंगे। और कैप्टन यादव ने अभी बड़ी अच्छी बात करी, हमको अपनी पनिशमेंट की पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। आपको एंटी नेशनल एक्टिविटीज को समरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा विद पनिशमेंट ऑफ डेथ। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एंटी नेशनल है हैज टू बी पनिश्ड बाय डेथ इमीडिएटली। और क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सोच में भी क्यों हम शर्माते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम है हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हम ये बात सोच भी नहीं सकते। ये सारी हमारी प्रॉब्लम है और आतंकवादी इसका फायदा उठाता है। वो जानता है, दैट्स व्हाई वो हंसते हैं पाकिस्तानी कि ये तो हिंदुस्तानी बनिए हैं, ये क्या लड़ेंगे। ये एक एक बच्चे को सिखाया जाता है। मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली। पहले भी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। ये हमारे फादर और दादा बताते हैं, स्कूलों में यही पहला बड़ा बताया जाता था और अभी भी बताते हैं। यो सबसे बड़ी बात है कि हमारे को रूल पोजीशन में चेंज लाने पड़ेंगे, डॉक्ट्रिन में चेंज लानी पड़ेगी, अप्रोच में चेंज लानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, हमारे को ये अब वेट नहीं करना पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए कि अब हम रुक जाएंगे, इनको एक और चांस देंगे, ये इत्यादि इत्यादि सब बदल। हालांकि इस गवर्नमेंट में मैंने बहुत बदलाव देखा है। मैंने तो एक टाइम ये भी देखा था कि एक डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन को 9:30 बजे गोली से मारता है आतंकवादी, और ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में बोला जाता है ये पथभ्रष्ट बालक है, सुबह के भूले शाम को आ गए, इनको आतंकवादी मत कहो। ये सॉफ्ट अप्रोच है, डरपोक की अप्रोच है। बेसिकली हम इतने डरे हुए हैं कि जब डरा हुआ बंदा वो क्या लड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। हम अपने सब सिपाहियों को, जब अफसरों को उसमें लड़ाई छोड़ देते हैं, हमारे को ये सारी सिक्योरिटी थिंकिंग खुद करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। कॉलेजेस में, स्कूल में, यहां तक कि मां को अपने बच्चे को सिखाना होगा कि तू देश के लिए अगर तेरे को आहुति भी देनी पड़ी तो करेगा। माएँ ये बोलती नहीं है, बहुत कम माएँ बोलती हैं। बस सिर्फ वो जो बोलती हैं वो हमारे फौजियों की मदर्स होती हैं और कोई नहीं बोलता। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है और हमने खुद देख लिया है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं, अत्याचार करते जाते हैं, हम चुपचाप सहते जाते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये जो सहनशीलता है शायद वो एक तरह से बड़ी कमजोरी हो गई है पाकिस्तान के लिए। विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरीशंकर जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन 2 सवाल और अपने दर्शकों से हमने पूछे, लोगों से पूछे, जिस पर लोगों ने राय भी दी है। एक और सवाल हमने पूछा, वो सवाल था कि बीते दशकों में
भारत में आतंकी हमलों में किसकी साजिश रही है? 10% लोगों ने कहा आईएसआई की साजिश रही है। 31% लोगों ने कहा पाकिस्तान आर्मी की साजिश रही है। 3% लोग विदेशी आतंकी संगठन की बात कर रहे थे। 21% लोग देश के भीतर मौजूदा राष्ट्र विरोधी ताकत की बात कर रहे थे। 23% लोग उपरोक्त जो सभी विकल्प दिए हैं उनकी बात कर रहे थे और 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? 74% लोगों ने कहा हाँ हैं। 26% लोगों ने कहा नहीं है। मैं सीधे चलूंगा गौरीशंकर जी के पास। पूर्व डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उस वक्त जब सीज फायर हुआ तो अचानक ट्रंप चचा आ गए और आते ही कहा कि साहब मैंने ये सीज फायर कराया है। आतंकवाद ठीक चीज नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध भी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना पहलगांव के बाद हो गई है और रेड कारपेट बिछाकर वो ट्रंप चचा जो मुनीर और शाहबाज को अपने घर बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं अपने धंधे पानी के चक्कर में, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर अब तक उनका एक बयान नहीं आया, सख्त बयान नहीं आया, पाकिस्तान के खिलाफ शब्द उनके पास नहीं है। मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका का जो रोल है आतंकवाद के विरुद्ध बड़ा ही अस्पष्ट रोल है। कई बार तो इन्होंने आतंकवाद को एक्चुअली पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। जैसे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में जब इन्होंने जंग छेड़ी थी तो उस समय इन्होंने आतंकियों को हजारों की संख्या में पनपाया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी, वेपन्स दिए थे। और उसी के बाद ये बड़ी बड़ी जो आतंकी संगठन है, अल-कायदा है, जैसे मोहम्मद है, ये सब इकट्ठे होके तरह तरह की आतंकी एक्टिविटीज करने लगे। और अभी फिलहाल जो आसिम मुनीर को उन्होंने बुलाया, पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने उनको लंच पे बुलाया व्हाइट हाउस में, पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है अमेरिका के इतिहास में भी कि किसी आर्मी चीफ को इस तरह से लंच पे बुलाया जाए। और फिर यही नहीं, उसकी तरह जगह जगह पे उसकी प्रशंसा और कर रहे हैं। 2-3 बार मैंने उनके मुंह से उसकी प्रशंसा सुनी है जी। अभी जो है वो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, जो पहले आतंकी थे, अमेरिका ने उनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, उनको व्हाइट हाउस में बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सीन है ये बड़े भयावह सीन है। इससे एक्चुअली जो आतंकी संगठन है पूरे विश्व में उनको और बढ़ावा मिलेगा। ये आप देखें, अभी न्यूयॉर्क में जो इलेक्शन हुआ मेयर का, उससे पहले लंदन में आपको पता ही है, और कई जगहों पे ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनसे पूरे के पूरे जिहादी कम्युनिटी जो संसार में है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। वो पर्टिकुलरली भारत के अगेंस्ट में तो बहुत ज्यादा ही मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है, मैं पूर्व वक्ताओं से सहमत हूं कि प्रत्येक देश के नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जहां भी वो अपना अपना रोल समझें, चाहे वो इन्फॉर्मर के रूप में, चाहे प्रिकॉशन के रूप में, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, अपना रोल अदा करें देश के लिए और आतंक को रोकने के लिए। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारे जो कानून है उनको सख्त करना चाहिए और आतंकियों को चौराहे के ऊपर गोली मार के खत्म करना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरबिया और कई देशों में किया जाता है, जिससे कि सब लोग देखें और उसके बाद उस तरह का रास्ता अपनाने में उनको बहुत सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज, मैंने जैसे कहा, मद्रासा एजुकेशन को सब जगह समाप्त करके जो भारत में एक कैरिकुलम हो वही एजुकेशन सब जगह लगानी चाहिए। और चौथी जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखाना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होता है तो इस बार हमको इसको पूरी आखिरी निर्णायक स्थिति तक ले जाके ही खत्म करना चाहिए, जिससे कि ये बड़ा समस्या संकेत बार होगा बार और बनी मुझे रही लगता है कि शायद उसकी दरकार भी है, उसकी ज़रूरत भी है। मेरे साथ
कैप्टन योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र साहब, एक अजीब सा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है और वो मॉड्यूल है डॉक्टर मॉड्यूल, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लेकर बाहर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। शाहीन के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो भारत में जैश की महिला विंग को हेड कर रही हैं, वो महिलाओं की भर्ती कर रही हैं, फिदाइन महिलाओं की भर्ती कर रही हैं। ये मॉड्यूल डॉक्टर के बारे में कहा जाता है ना कि सबसे संवेदनशील, सबसे दयालु, लोगों की तकलीफ़ें, लोगों का इलाज करने वाला, लोगों को जीवन बचाने वाला डॉक्टर होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर मॉड्यूल है, जिसके पास 2900 किलो विस्फोट मिला है, ये डॉक्टर मॉड्यूल क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल ये जो मॉड्यूल इन्होंने जो बनाया है वो इसी तरह, क्योंकि इस डॉक्टर वाले ग्रुप में कोई जो है शक नहीं कर सकता है, कोई इनको जो है ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, तो इन्होंने उसी का एक सहारा लिया है। लेकिन हमें अपनी एजेंसियों को, मैं पुनः फिर कह रहा हूँ कि हमें इस तरह के सतर्क और निर्देश उनके दिए जाने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कोई से भी डिपार्टमेंट में है, तो हमें हर तरह के हर जगह पर एक अपना विजिलेंस सिस्टम बैठाना चाहिए, ताकि वो जो है निगरानी रख सकें। और ये एक जो मॉड्यूल इन्होंने नया क्रिएट किया, क्योंकि अभी इन्होंने देखा था कि जो पहलगाम हुआ था, पुलवामा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ के जो सिविलियंस को इस्तेमाल किया, तो वो धीरे धीरे वो पकड़े गए, कुछ मारे गए। तो फिर अब इन्होंने एक नया ये मॉड्यूल बनाया है, जिससे जो है ये अपनी टारगेट को बड़े बखूबी ढंग से और ये अंजाम दे सकें। तो ये सब जो जनरल साहब ने बोला है, अभी हमारे राजनायक साहब बोल रहे थे कि ये जो एक जो राष्ट्रीयता की भावना, जो हमारी माएँ, हमें बहुत सारी कम माएँ हैं जो बोलती हैं कि अपने राष्ट्र, ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर मेरा बेटा कुर्बान होता है तो मुझे गर्व होगा कि मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा किया है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई भी हो, भाई किसी भी क्षेत्र से, हम एक पहले इस राष्ट्र के नागरिक हैं और हम सबकी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम हर क्षेत्र में अपने राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व का निर्वाह करें, अपने वचनों को निभाएं। हम सब कसमें खाते हैं, इंजीनियर भी कसम खाता है, डॉक्टर भी कसम खाता है, अपने उस प्रोफेशनल की कसम खाता है, नेशनल की कसम खाता है, लेकिन वो कसमें हैं कहाँ? सब झूठी है ना, सब झूठी है। और ये झूठ फैलाने वाला भी एक बहुत बड़ा जो वर्ग चल रहा है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संस्कारों से हटते चले जा रहे हैं, हम अपनी शिक्षा के उस ताकत से दूर होते चले जा रहे हैं। शिक्षा की ऐसी ताकत है कि हम बलवान हो सकते, संस्कार, कल्चर्स, हम सब कुछ हटते चले जा रहे हैं। अरे यहाँ तो संस्कार, कल्चर, शिक्षा बहुत दूर की बात है, तब तक तो जान चली जाएगी देवेंद्र साहब। ये बड़े संकट की बात है। बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर शाहीन जो हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्हें जैश का जो आतंकी संगठन है उसका महिला ब्रिगेड का जो हेड बताया जा रहा है, डॉक्टर शाहीन का भाई को पकड़ लिया गया है। एटीएस ने परवेज को लखनऊ से हिरासत में ले लिया गया है। आज यूपी की एटीएस, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये रेड की थी। डॉक्टर शाहीन की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, करें तो क्या करें साहब, 150 करोड़ की आबादी का देश है और आप किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा नहीं करें। आपने कहा है कि तमाम देश भर में जितने भी जो हैंडलर हैं वो सारे लोग उनके हैं, जासूस बहुत सारे भरे पड़े हैं, जो तमाम ऐसे संदिग्ध लोग हैं। अब डॉक्टर तो एक ऐसा पेशा है ना कि इस पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, लेकिन हो गया। देखिए ऐसा है मनोज, एक टाइम आता है आपको एक सबक सीखना पड़ता है, सबको पहला होता है। हमने सबक सीख लिया, अब तो हमने सीख लिया, अब इसको हमें भूलना नहीं चाहिए।
कि हमने, और इसको नोट करना चाहिए। देखिए ऐसा है, हमने क्या किया मनोज, हमारी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी गई इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को रैंड कॉर्पोरेशन ने बोला था कि भारत की 1995 में लिखा था उसने, रैंड कॉर्पोरेशन ने, कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है, सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के की गई हैं। तभी आपको कंफ्यूजन होता है कि हम अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करें या ना करें। चाइना के टाइम 1962 में आप एक टेलीफोन करते रह गए सब एक दूसरे को। कारगिल में भी आप डर रहे थे एयरफोर्स को लाने के लिए, 27 दिन लगा दिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हमने चिंतन नहीं किया। हमें अभी इंटरनल सिक्योरिटी में जब चिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं एक कमांड एंड कंट्रोल की जो बात करता हूं वो तब आएगी, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सबके सब अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं, सब अपने झंडे लगाना चाहते हैं, तो डायरेक्टर जनरल लिखना चाहते हैं, कोई किसी की बात मानता नहीं। सब कहते हैं जी हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये हमको सारा चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, एजुकेशनल पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और मदरसों के ऊपर ऑडिट करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपना बेशक कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना पड़े, हमें करना पड़ेगा। मनोज, वी हैव टू ब्रिंग आउट अ ब्रेव न्यू इंडिया नाउ। अब टाइम आ गया रेनेसांस का और चेंज का। अब ये छोटे मोटे लड़कियों वाले कदम नहीं चलेंगे, वो जो स्टापू खेलते वक्त करती है लड़कियां। आपको अब एक भारतीय सिपाही की तरह चलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। नहीं तो आप देखिए सूखे रह जाएंगे। हमने कभी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ पब्लिक को आने नहीं दिया, यानी कि एनसीसी तक को रोक दिया, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वो मिलिट्री डॉक्ट्रिन नाम की चीज लोगों के मन में आए। ये हमारी मन की बीमारी है। और मनोज साहब, मैंने आपकी चैनल में पहले ही कह चुका हूं, ये प्रॉब्लम है, हमारी ब्यूरोक्रेसी हमें उठने नहीं देना चाहती, ये भावना नहीं लाने देना चाहती, तभी आप फौज को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं हर टाइम। और ये इसलिए हुआ है। आज आपकी सिक्योरिटी एक कमांड एंड कंट्रोल में होती, आपकी एक I-20 कार निकल नहीं सकती थी, सब सारी खबर मिल जानी थी आपको, कहीं मिल जानी थी। ये सारे डॉक्टर्स कब के पकड़े जाते क्या, और भी आप पता नहीं और क्या निकलेगा। कल हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को भी कहेंगे कि ये वो भी बदलने लग जाएंगे। और एक और बात बता दूं, हम लोग आम से शर्माते हैं, हथियार पकड़ने से शर्माते हैं। एक लाइसेंस लेना एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे इतने ऑनेस्ट लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, JCOs, जवान हैं, सबके पास में वेपन होना चाहिए कि कल कोई प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में, दे विल कम फॉरवर्ड, उनका नाम होना चाहिए एज ए वॉलंटियर। ये हमको ये भावना लानी पड़ेगी, ये भावना, ये राष्ट्रवाद की भावना जगानी पड़ेगी कि देश में कभी की कोई स्थिति है तो कम से कम देश के साथ खड़ा रहा जाए, क्योंकि आजकल की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गौरीशंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरीशंकर जी, ये तमाम परिस्थितियों के बीच क्या आप मानते हैं कि भारत को अब आर पार की लड़ाई, निर्णायक लड़ाई करनी चाहिए? क्योंकि न जाने कितनी बार हम इस तरह की छुटपुट फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर वापस आतंकवादी घटना हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट कितने किलो लगा था, कौन सा केमिकल यूज़ किया गया, क्या RDX यूज़ किया, अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो 3000 किलो विस्फोटक रखा था, अगर उसे इस देश में अलग अलग जगह लगाने की प्लानिंग थी, आप सोचिए एक गाड़ी में बैठ के लोग उड़ गए, फिदायन हमला हो गया, अगर ये देश में अगर ये वितरित कर दिया जाता, पहुंचा दिया जाता, तो आप कल्पना कर सकिए कि क्या होता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो पुलवामा में था वो करीब 30 से 40 किलोग्राम RDX था जी। अगर आप 3000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को उसमें डिवाइड करें तो आप देखिए कितने पुलवामा ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हजारों की तादाद में लोग हताहत होते, हो सकता है संख्या लाखों में पहुंच जाती। इसके अलावा जो पॉइजनिंग का केमिकल बन रहा था, अगर उसको वो मॉड्यूल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देते तो लाखों लोग हिंदुस्तान में मारे जा सकते थे। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं इस पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि हमारी इंटेलिजेंस टोटली फेल्योर है। पिछले 10-11 साल में इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा है
इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसमें सुधार होने की जरूरत है। मैं भी मानता हूं कि एक कमांड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री जैसे यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी बनाई है, उस तरह से हमारे भी यहाँ पर एक इंटरनल सिक्योरिटी अपैरेटस होना चाहिए। और दूसरा जो है, लो, जो अपना लो है उसको चेंज करना चाहिए। आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए बहुत टफ लॉ वापस लाना चाहिए और उसको बड़ी सख्ती के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा जी ये मानना है कि पाकिस्तान तो देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर दें। अनलेस अगर आप एटॉमिक वेपन्स यूज करें और फिर करोड़ों लोगों को मारें, वो अलग चीज है। वो मेरे को लगता नहीं कि कोई पॉसिबिलिटी है। तो हमें इस पाकिस्तान के साथ जिंदा रहना पड़ेगा और ये स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। इस स्ट्रगल में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी वो फिर सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी हार होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी खराब हो रही है और पाकिस्तान को अल्टीमेटली टूटना पड़ेगा। 2 या 3 मुल्क तो उनके जरूर बनेंगे, उसके बाद ही शायद पाकिस्तान कुछ सुधर सके। तो लेकिन तब तक गौरी शंकर अल्टीमेटली जी इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस देश में बहुत खून खराबा हो चुका होगा, कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके होंगे। योगेंद्र यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, क्या कदम होना चाहिए? देखिए, हम एक विकसित भारत की तरफ हम चल रहे हैं, विकासशील भारत है, अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में जो संलग्नता जिस देशों की रहती है, वो ये चाहते हैं कि भारत विकसित भारत न बन जाए। ये विकसित भारत की राह को रोकने के लिए ये तमाम चीजें जो एक्टिविटी की जा रही हैं, अभी अगर इन्होंने अभी किया है 3 महीने पहले, ये जो है पहलगाम किया 3 महीने पहले, फिर ऑपरेशन सिंदूर, अब उसको बौखला करके अब ये, क्योंकि राष्ट्र हमारा निरंतर विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, उस डेवलपमेंट को रोका कैसे जी जाए? जी, मैं ये आपके पास आ रहा हूं योगेंद्र जी। इस बीच अब यूपी से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से अजीत सिंह, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास एक बड़ी जानकारी है, सूचना है। अजीत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनोज, लाल किले पर जो ब्लास्ट का मामला है उसमें कल फरीदाबाद से जो गिरफ्तार हुई थी डॉक्टर शाहीन, उनके भाई डॉक्टर परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से परवेज को उठाया गया क्योंकि जिस तरह से शाहीन की गतिविधियां सामने आई थी पूरे आतंकी नेक्सस में, कनेक्शन में, और वे ब्लास्ट में, सहारनपुर की जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, फिर कश्मीर से शहजाद की गिरफ्तारी हुई थी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, उत्तर प्रदेश एटीएस ने परवेज को हिरासत में ले लिया है और काफी देर तक उनके घर पे पूछताछ भी की गई है। शाहीन का जो घर है लखनऊ में, वहां पर पूछताछ किया गया है। तो इस वक्त हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस को कुछ लैपटॉप और मोबाइल के जरिए कुछ कॉल डिटेल्स और कुछ वीडियोज और जो चैटिंग है वो मिली है। तो निश्चित तौर पर इसके गिरफ्तारी से, परवेज की गिरफ्तारी से कई सारे मामले का खुलासा होने वाला है। उसको लेकर एटीएस, यूपी एसटीएफ और एनआईए लगातार काम कर रही है और आज राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में मनोज जी ये छापेमारी की गई है, कार्रवाई हुई और इसमें परवेज को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत सिंह जी का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि तमाम एजेंसियां अपने अपने उस पर काम कर रही हैं। साथ ही मैं शुक्रिया करूंगा अपने तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि आखिर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बहुत सारे एंगल बने हुए हैं। एक नज़र इस रिपोर्ट पर। All those responsible will be brought to justice. ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट दिख रही है। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस धमाके के बाद पाकिस्तान में साफ तौर पर खौफ दिख रहा है। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है, इसलिए पाकिस्तान में सबसे
हाई क्वालिटी का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना को तैयार रहने कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जारी यह सुरक्षा अलर्ट अप्रत्याशित है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस और एयरफील्ड को रेड अलर्ट पर रखा है, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसियों ने भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका जाहिर की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की वायुसेना को हेडक्वार्टर से साफ निर्देश मिले हैं कि वे अपने फाइटर जेट को अलग अलग एयरबेस पर किसी भी समय टेक ऑफ के लिए तैयार रखें और साथ ही साथ मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को भी शॉर्ट नोटिस में एक्टिवेट करने का इंतजाम कर लें। दरअसल पीएम मोदी की चेतावनी ने साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने की बात कह दी है। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट से डरी हुई है और खुद मुनीर खौफ में हैं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने इसी तरह की चेतावनी पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से दी थी और उसके बाद दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और फिर उसके रक्षा ठिकानों को तबाह होते अपनी आंखों से देखा था। पीएम मोदी और भारत सरकार की तभी से यह घोषित नीति रही है कि वह आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को एक ही तराजू में तौलेगी और यह भी साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ निलंबित है और यह किसी आतंकवादी वारदात के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल दिल्ली में हुए धमाके की जांच में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत हैं। जैश ए मोहम्मद की मोडस ऑपरेंडी सामने आती दिख रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती कर आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। जांच एजेंसियों को जैश के मॉड्यूल और आईएसआई के समर्थन के बारे में अहम जानकारी मिली है और वे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही हैं। इस धमाके का मास्टरमाइंड और आत्मघाती हमलावर माना जा रहा डॉक्टर मोहम्मद उमर और उसके बाकी तीनों डॉक्टर सहयोगियों डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राथर और डॉक्टर शाहिद के तार भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ सक्रिय इसी आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुई है। जैश ए मोहम्मद से डॉक्टर शाहीन का लिंक बताया जा रहा है। शाहीन के पास महिला विंग का जिम्मा था। शाहीन को महिला विंग तैयार करनी थी। जैश ने इसे भर्ती करने का जिम्मा सौंपा था। जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात है और पाकिस्तान में सादिया अजहर इसकी प्रमुख है। मसूद अजहर की बहन है सादिया और मसूद अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड है। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए बम धमाके के जांच के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इस मामले में लिंक की जांच कर रही है। जैश ए मोहम्मद की स्थापना आतंकी मसूद अजहर ने 1999 और 2000 के बीच IC 814 बंधक अदला बदली में रिहा होने के बाद की थी। यह संगठन पाकिस्तान के बहावलपुर में एक्टिव है। जैश पर भारत में कई हमलों का आरोप है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा में एक मिलिट्री काफिले पर हमला भी शामिल है। हालांकि भारत ने कई जवाबी कार्रवाई के बाद जैश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजहर सहित सीनियर नेताओं को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी यह ग्रुप पाकिस्तानी डीप स्टेट के समर्थन के कारण फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने MHA यानी कि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंप दी है। तमाम एजेंसियां उन तारों को जोड़ने में लगी हुई है और भूटान की सरजमी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा भी है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें भी इंतजार करना चाहिए। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।